हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही थी। उसी दिशा में ये हमारी लेट्स क्रैक मैथ 2.0 सीरीज है, जिसका हमारा आज ये डे 3 है। ऑलरेडी हमने डे 2 तक के इम्पॉर्टेंट घटनाओं को कवर कर लिया था, जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित क्रियाविधि हमने आपको पढ़ाई थी। हमने आपको ये बताया था कि किस तरीके से रेशियो एंड प्रोपोर्शन के माध्यम से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आय और व्यय वाले, यानी कि इनकम और खर्च करने वाले सवालों को हम करेंगे, और उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आएंगे। ठीक है, और ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट पार्ट होगा, तो उम्मीद है आप ये बातें समझ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा नया पार्ट शुरू होगा परसेंटेज का, उसको भी हम रेशियो से ही करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसे धैर्यपूर्वक करेंगे। तो बिना देरी पूर्वक शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक मैथ 2.0 सीरीज का डे 3 है। इसमें आज हमें आय और व्यय वाले प्रश्नों को सॉल्व करना है, वो भी रेशियो के माध्यम से। आप लोग हमेशा नॉर्मल तौर पे एक्स मानकर या डायरेक्टली किसी भी तरीके से करते हैं, बट उसमें कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट रहती है। तो इसलिए हमने यही सोचा है कि हम आपको पूरी की पूरी मैथ रेशियो बेस पे ही कवर कराएंगे। और आप में से जिन बच्चों को समझ में अगर नहीं आता है, मान लीजिए आप हमारी क्लासेस करते हैं, कई सारे बच्चों की कंप्लेन आई कि सर हमें आपकी क्लास समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प ये है कि आप इस क्लास को छोड़ दें। ठीक है, आपको जो सरल तरीका मिले उससे कर लें। दूसरा विकल्प ये है कि इन क्लासेस को आप मॉर्निंग में उठते हुए करें। ठीक है, तीसरी खास बात यह है कि इनको आप 2 से 3 बार रिवाइज करके करें। समझ गए? तो आप ये कोई भी ऑप्शन अपना चूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर छोड़ देंगे तो हमारा सी सेट नहीं होगा, तो बिल्कुल सही बात है। तो आप एक और विकल्प अपना सकते हैं कि इसमें कुछ चुनिंदा टॉपिक और होंगे। ठीक है, जैसे पजल्स का है, ठीक है, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन का है, जैसे वेन डायग्राम का है, परसेंटेज का है, और थोड़ा सा नंबर सिस्टम का है। ठीक है, तो आप केवल इन्हीं 5 टॉपिक को सिर्फ कवर कर लें। लेकिन वही बात होती है ना, कुछ फिक्स नहीं होता यूपीएससी का किस बार किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे। और ख़ास बात यह है कि आपको रीजनिंग भी आनी चाहिए, मैथ भी आनी चाहिए, और कॉम्प्रिहेंशन आना चाहिए। और अभी आपके पास समय है। देखो, सरल विषय आप में से सबको आते हैं, सब लोग याद कर लिए, पॉलिटी को सब कुछ याद कर लिए, लेकिन टफ विषय बहुत कम लोगों का आता है। तो अभी आप एक काम करो, 1 महीने तक, इसी अगस्त तक ये हमारी मैथ कंप्लीट हो जाएगी। तो आप एक बार इसको पूरा देख लो और फिर 1-2 बार और रिवाइज कर लेना, तो धीरे से अपने आप मैथ भी आ जाएगी, साइड में पड़ी रहेगी। अगर मान लो मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए, रीजनिंग से कम पूछे, तो आप मैथ के सवाल सॉल्व तो कर पाएंगे। ठीक है, बाकी बैक ईयर हम आपको इतने कवर ही करा देंगे कि उसके बाद आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं, अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ ऑलरेडी हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। उम्मीद है कि आपने वो पीडीएफ देखी होगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला सवाल है वो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए आ गया है। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है। सवाल क्या है? ए व बी की आय का अनुपात 5:6 है, 5:6 है, तथा उनके खर्चों का अनुपात, ये इनकम है, ये इनका एक्सपेंडिचर है, कितना है? 3:4 है, तथा इस प्रकार वे 1800 की बचत करते हैं। मतलब ए 1800 की बचत करता है और 600 रुपये की बचत बी करता है। ठीक है, तो बताइए उनकी आय क्या थी। मतलब क्या है कि ये तो अनुपात में दिया है ना, आपसे इनकम पूछ रहा है कि इनकी इनकम कितनी थी। 1800 है, 600 है, ये तो ठीक है, लेकिन इनकी इनकम बताइए। क्लियर? तो आप में से इसके कई तरीके हैं, तो हम एक को पहला एक तरीका बताते हैं जो नॉर्मली आप में से अधिकांश बच्चे करते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करते हो? नॉर्मल तरीका पहला कि आपको फार्मूला अच्छे से पता है। क्या पता है आपको? कि आय माइनस खर्च, यानी कि व्यय, इज इक्वल टू क्या होता है? बचत। अर्थात जो भी आपकी इनकम है उसमें आपने जो खर्च कर दिया, उसके बाद जो बचा वो आपकी बचत हुई। ठीक है, फार्मूले को थोड़ा सा और चेंज करिए। आय, ये बचत यहाँ पे आ गई। ठीक है, आय माइनस बचत इज इक्वल टू खर्च। क्यों खर्च हम कर रहे हैं? क्योंकि हमें इनकम निकालनी है। ठीक है, तो अब आप बताइए ए की आय कितनी थी? ए की आय थी 5x, बी की आय कितनी थी? 6x थी। ए की बचत कितनी थी? 1800, बी की बचत कितनी थी आपकी? 600।
ठीक है, तो इतनी बातें समझ गए। अब कह रहा है कि इनके खर्चों का जो अनुपात है वो 3:4 था, मतलब खर्च ए अपॉन जो बी था वो 3 कितना था आपका 4। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो ए का टोटल है बी का टोटल उसका 3:4 कर दें। ए का टोटल कितना 5x माइनस 1800, बी का 6x माइनस 600 अपॉन कितना हो गया 3/4। अब इनको आप सॉल्व कर लो गुणा करके, ठीक है। अब यहाँ पे आप 4 का गुणा करोगे तो 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 3 का 6x, देखो कितना लंबा हो गया है ना, तो इसीलिए इस फार्मूले को नहीं अपनाना है, ठीक। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर दें क्या, कोई फायदा नहीं है, लेकिन चलो आप कह रहे हो तो सॉल्व ही कर देते हैं, ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 20x माइनस 7200, ठीक है, इस इक्वल टू कितना है 18x माइनस का 1800। क्लियर, इतना हुआ। 20x ये इधर जाएगा, 18 मतलब इधर जाएगा, तो यहाँ कितना होगा 2x, क्यों 20 में 18 चलेगा 2x बचे, सिंपल मैथ वालों को पता होगा। 7200 इधर जाएगा तो 1800 में 1800 चला जाएगा तो कितना बचेगा 18 और 36 18 5400, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5400 अपॉन 2 यानी कि 2700, ठीक। हमने a की इनकम कितनी मानी थी 5x, x की वैल्यू कितनी है 27, यानी कि 5 इंटू 2700 यानी कि 0 0 7 पन्ना 35 5 दूना 10 और 3 13, यानी कि 13,500 ए की इनकम आ गई, ठीक। ऐसे ही बी की निकाल लो, बी की कितनी आ जाएगी 6 इंटू 2700, 0 0 7 6 42 6 दूना 12 और 4 16,200, ठीक है। तो बी की 16,200 आ गई। अब आपको अगर अपना आंसर चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, इनको देख लो कि हाँ सच में इतनी बचत हमारी हो रही है। तो ये देखो 16,200 ये है, ठीक है, ध्यान देना 16,200 ये है हमारी क्या ए की इनकम। यहाँ पे रखो आप, यहाँ पे आपने बचत कितनी निकाली थी ए की 1800 आपने बचत निकाली थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप निकाल सकते हो बिल्कुल सिंपल तरीके से कि हमें अगर इसका खर्च निकालना है या बचत निकालनी है तो कैसे निकालोगे, तो आप ऐसे निकालो कि यहाँ पे आपने रखा कितना ए का, ये आपकी वैल्यू 13,500, ठीक है, 13,500 इसकी आय है, ठीक। इसमें खर्च ये कितना कर रहा है 1800 इसमें खर्च कर रहा है और इसमें बचत आपसे पूछा है, ठीक है। तो आप आसानी से इसकी बचत निकाल सकते हो, क्लियर। तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका चेक करा देगा पूरा आंसर। लेकिन वही बात है कि कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है ना, कोई फ़ायदा नहीं। क्यों, क्योंकि फ़ायदा इसलिए नहीं कि आपको इतना लंबा लेंथी 2 मिनट में थोड़ा ना सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल सिंपल तरीका जो कि आप अभी तक अपनाते हुए आए थे, ठीक है। क्या करेंगे आप वही काम करें जो अभी तक कर रहे थे, दूध वाले में पानी वाले में बिल्कुल वही काम करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखें क्या, ए और बी की आय का अनुपात कितना है 5:4, यानी कि ए की आय कितनी है 5, बी की आय कितनी है 6, यहाँ पे लिख लो ऐसे आय, ठीक। दूसरा क्या कह रहा, उनके खर्चों का अनुपात कितना है 3:4, यानी कि खर्च उनका कितना है 3:4, ठीक है। आपको मैंने बताया था अगर a अपॉन बी लिखा है तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। हमने ये भी बताया था a अनुपात b लिखा है तो इसको a अनुपात हम इसमें लिख सकते हैं। इतनी बातें आपको याद है ना, चलिए पहले पार्ट की इतनी बातें याद होनी चाहिए। फिर आपसे क्या कह रहा, बचत, इनकी जो बचत है वो कह रहा 1800 और दूसरे की कितनी है 600, ठीक है। हमने ये मान लिया 1800 600। अब एक बात बताओ, आपको कुछ याद आ रहा है, इससे पहले जब हमने आपको बताया था ए और बी की वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, बिल्कुल यहाँ पे भी वही करना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो ए की आय है और बी का जो खर्च है इसका आपस में गुणा करा दो, ठीक है। बी की जो आय है, ए का जो खर्च है इसका आपस में गुणा करा दो, क्लियर। तो अब कराओ गुणा आप, तो 5 गुणे 4 इज इक्वल टू कितना आया 20, ठीक। 6 गुणा 3 इज इक्वल टू कितना आया 18, वही देखो आ रहा है जो हमने लास्ट में सॉल्व किया, 20 और 18 आ रहा, मतलब इन दोनों के अंतर को अगर हम देखें तो कितना आ रहा 2 का अंतर आ रहा, 20 माइनस 18 में कितने का अंतर आ रहा 2 का अंतर आ रहा, ठीक। ऐसा ही यहाँ पे करो कि जो ये खर्च है इस खर्च का बचत बी वाले से गुणा कर दो और इस खर्च का बचत ए वाले से गुणा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे निकालो 6 त्रिक 1800, ठीक है, और 18 चौको यहाँ पे कितना आया आपका 7200, ठीक। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आया आपका बताइए, इन दोनों को आप घटाइए तो 5400 आ गया। इतनी बातें क्लियर हुई।
यानी कि अगर हम मोटे तौर पे कहें तो ये 2 अनुपात किसके बराबर है, ये 2 अनुपात बराबर है हमारा 5400 के। तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा, ठीक है, 5400/2, तो कितना आ गया आपका 2700। ठीक है, अब ये जो 2700 आया है, अब आपको कुछ भी निकालना हो तो निकाल लो। यहाँ मान लो 5 अनुपात दिया है, 5 अनुपात का मतलब आय आपसे पूछा है, तो ए की आय यहाँ 5 अनुपात है, और 1 अनुपात बराबर कितना होता है 2700, तो 5 अनुपात बराबर कितना होगा 5 गुणे 2700। ठीक है, 0 0 7 पना 35, 5 दूना 10, 3 13, 13,500 आ गया। ऐसे आपको इस सवाल को करना है। ठीक है, ऐसे ही बी का आप निकाल लें, बी का यहाँ 6 दिया है, 6 गुणा आप 2700 करें तो वही आपको निकल आएगा 7 छंग 42, 6 दूना 12 और 6 दूना 12 और 4 आपका कितना आ जाएगा 16,200। ठीक है, अब ऐसे आपका आ गया। अब आपको अपना आंसर चेक करना है कि हमारी क्या इनकम सच में 6:5 है, तो आप निकाल लो 13,500 अनुपात 16,200। हालांकि हमेशा सही ही आता है आपका, फिर भी आप आंसर अगर चेक करना चाहते हो तो 13,500/16,200। ठीक है, अब इनको आपको निकालना, तो ये यहाँ पे कट कर दो। ठीक है, तो कितना बचा आपका 135/162। अब इसको काटो, 3 से कटेगा। ठीक है, तो 3 चौको 12, 53 15, ऊपर वाला तो कट गया, लेकिन क्या नीचे वाला कटेगा, 3 चौको 12, यहाँ पे हो रहा 53 15, 3 चौको 12, 53 15, 3 चौको 12। ठीक है, 3 चौको 12, 53 15, इतना आया। 9 पना 45, 9 6 का 54। ठीक है, 5:6 हो गया, अर्थात आंसर हमारा सही है। समझ गए? तो इतने सिंपल तरीके से आपको करना है। मतलब आपको दे दे ए बी 5:6, मतलब 5 उसकी है, 6 उसका, खर्च उनका 3:4 है, बचत उनकी 1800 600 है, तो आप इसका कर दो, इसका कर दो। ठीक है, आपस में गुणा कर दो, दोनों का इनका जो अंतर आए वो, इसका जो अंतर आए वो, आपस में इनको एक देख लो कि 2 अनुपात = 5400, यानी कि 1 अनुपात = 5400/2। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है, हमने पहले पार्ट में आपको पढ़ाया था कि कोई भी चीज़ अगर अनुपात में दी है तो उसी के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। ए का निकालना था, तुमने ए का निकाल दिया। अब अगर आपसे कहता खर्च निकालो तो खर्च भी हम निकाल देते। 1 अनुपात बराबर कितना था 2700, तो 3 अनुपात बराबर कितना होता 8100। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं अपने दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपको समझ में ना आया हो, इसको वीडियो को एक बार पॉज करें और फिर से एक बार आप देखें, आपको चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। ठीक, चलिए दूसरा सवाल कौन सा है हमारा? दूसरा सवाल देखिए आपके सामने आ गया स्क्रीन पे। ए बी सी व डी 4 लोगों की आय का अनुपात 5:6:8:9 है। ठीक, उनके खर्चों का अनुपात 8:9:7:10 है। यदि बी की आय 3600 और डी का खर्च 400 हो तो सभी की बचत ज्ञात करो। ये मतलब बहुत बड़ा सवाल है, इतना बड़ा सवाल उसे पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने ये सवाल कर लिया और इसमें अगर छोटा सा भी सवाल आपसे पूछ लेगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है हमें क्या करना है। सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, हमें सबसे पहले वही काम करना है कि ए बी सी डी ये 4 दिए हमें, 4 लोगों की आय का अनुपात ऐसे लिख लो आय। ठीक है, 5 अनुपात। आपको देखो रफ पेपर में जब आप मैथ लगाओगे ना तो ये सब इतना सजा के नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप कर लोगे, इसीलिए टाइम बचेगा वहाँ पे। ठीक है, 5:6:8:9 है। ठीक, अब कह रहा आपसे खर्च का अनुपात कितना है 8:9:7:10 है, इतना इसने कहा। क्या इसने बचत दी है? इसने बचत नहीं दी है, केवल किसकी इसमें किसकी वो दी है डी की आय, सॉरी बी की इसने इनकम दे दी है 3600 रुपये, और डी का आपका क्या दे दिया है खर्च दे दिया है, ये आय दे दी है मतलब 400। ठीक, इन्हीं से हमें सब कुछ ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। आप एक बात बताओ, ये सब अनुपात में दिए हैं ना आपको? ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। अब एक बात बताओ, आपको क्या दिया है बी की आय कितनी दी है 3600। एक बात बताओ, यहाँ 3600 बी की आय है, अनुपात में कितनी है 6, तो यानी कि 3600 किसके बराबर होगा 6 अनुपात के, यानी कि 1 अनुपात बराबर कितना हो गया आपका 600। कैसे 1 अनुपात 600 कैसे हो गया आपका 3600/6, तो 6 36। ठीक है, तो ये हो गया आपका 600 के, यानी कि 1 अनुपात बराबर 600 के हो गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप 5 की ए की आय बता सकते हो, तो बता सकते हो 5 × 600 मतलब 6 पंचे 3000 रुपये।
ठीक, देखो बी की आय आ गई, ए की आय आ गई। अब मैं अगर कहूँ सी की आय बता दीजिए तो 8 इंटू 600, ठीक है, 8 छंग 4800 हो गया। ठीक है, अब मैं कहूँ आपसे डी की आय बता दीजिए तो आप बता देंगे ना साहब कि 600 इंटू 9 यानी कि 9 छह का 5400। ठीक है, इन सब की आय आ गई। अब एक बात बताइए, आय के फार्मूले से हमने आय निकाल लिया। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इसका हमें व्यय निकालना है, खर्च निकालना है, ठीक, तो खर्च का हमें इसने क्या फार्मूला दिया, डी बराबर 400। डी बराबर अगर 400 है, अनुपात में डी बराबर कितना है 10, तो एक बात बताओ 400 कितने के बराबर हो गया 10 के, तो एक अनुपात बराबर कितना हो गया 400 बटे 10 यानी कि कितना 40, यानी कि खर्च डी का क्या आ गया 40 रुपए एक्चुअल में। ठीक, अब हमें सी का निकालना है तो 7 इंटू 40 कर देंगे तो कितना आ गया 7 चौक 28 280। हमें बी का निकालना है तो 9 इंटू 40 कर देंगे, कितना होगा 9 चौक को 36, सॉरी 340 यहाँ पे आएगा। 9 छः का 54 हम क्यों पढ़ रहा है, हाँ इसको रुको 1 मिनट, पूरा एरेज ही करते हैं। हाँ 9 इंटू 40, ठीक है, तो 9 चौक को 36 हो गया। अगर मैं कहूँ ए की खर्च कितना आएगा तो 8 इंटू 40 यानी कि 8 चौको 32, ठीक है, 320 360 280 और आपका 40, इतना आ गया। अब एक बात बताओ, इतना खर्च आया है, अब सबकी बचत निकालनी है तो आसानी से आप निकाल सकते हो। 8 का क्या है, 8 क्या है 5 और 8 ये हमारा ए का है, तो यहाँ पे 5 देखो 3000 यहाँ पे दिया था आपका ए का, ठीक है, इसमें 8 हमने ये निकाला यानी कि 320 घटा दो तो ये ए की बचत आ गई। ऐसे ही आप क्या करो, बी का 6 दिया था यानी कि 3600 दिया था, 3600 में आपको 360 घटा दो, ठीक है, 8 में, ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल सिंपल तरीके से आप सवाल कर सकते हो। दिखने में आपको जटिल लग रहा है लेकिन बहुत ईजी सवाल है, ठीक है। अब आपको कैसे पेपर में करना है, आप में से कई सारे बच्चों को लगता है ना कि सर टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, इतना ज़्यादा टाइम थोड़ा ना लगता है। तो देखो आपको कैसे करना होता है, जब भी आपको सवाल पेपर में दे तो आप इसको पेपर में बिल्कुल आसानी से किस तरीके से कर सकते हैं कम से कम समय में, ठीक है। आप ऐसे मान लो सवाल दिया ए बी सी डी 4 लोगों की आय का अनुपात, आप फटाक से ऐसे लिखेंगे ए बी सी डी, ठीक है, 5:6:8:9, ठीक है, 8:9:7:10। आपको दिया बी बराबर 3600, ठीक है, आप तुरंत 3600 बराबर यहाँ से बी निकालेंगे 600 मतलब 600, ठीक है, 3600 का मतलब 6 अनुपात है तो 6 अनुपात हो गया। बी की इनकम इतनी आ गई, ए की अनुपात 600 इंटू 5, ठीक है, सी की 600 इंटू आपका 8, डी की, ठीक है, 9 इंटू 600, ऐसे आप निकाल लो इसका। डी बराबर आपको कितना दिया 400, तो डी बराबर 400 दिया, डी बराबर यहाँ पे 10 है यानी कि बराबर यहाँ पे कितना आ गया आपका 40, ठीक है, डी आपको यहाँ पे इसने 40 दे दिया है। सी आपको निकालना है तो सी आपको निकालना है तो 7 इंटू 40, ठीक है, आपको बी निकालना है 9 इंटू 40, ठीक है, आपको ए निकालना है 8 इंटू 40। अब जितना आया इसमें इसको माइनस कर दो, बस आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतने क्विक एंड फास्ट आपको सवाल करना होता है, तो इस पर कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं। चलिए इतनी बातें आप समझ गए। अब देख लेते हैं इसमें अगला क्वेश्चन जो है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके सामने रहा। 6800 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, डरना नहीं है, बहुत ईजी है। ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग बी के 1/3 भाग के तथा बी का भाग सी के 2/3 भाग के बराबर है, तो ए तथा सी के भाग का अंतर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। आप सोच रहे हो सर इतना तो कठिन है, आप सिंपल बोल रहे हो, तो देखो कैसे सिंपल है। आपको क्या दिया है कि ए का भाग किसके बराबर है, बी के 1/3, बी के 1/3, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहूँ तो बी को हम क्या लिख सकते हैं, b/3 लिख सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो क्या हम इसको 3 को यहाँ a की तरफ गुणा करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ a के नीचे 1 होता है, तो 3a = b हो गया। इतना तो आपको पता है, 3a = अगर ये b हो गया तो मैं ये कहूँ ये b इधर जाएगा तो a अनुपात यहाँ पे b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 1, और ये 3 यहाँ नीचे आएगा तो a/b = 1/3 हो गया। अगर मैं इसी को कहूँ कि a अनुपात b = 1/3 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर कैसे आया, ठीक है, इतना लंबा। तो देखो मैं आपको बताता हूँ सिंपल। जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं b × 1/3, ठीक, तो b के नीचे यहाँ 1 माना जाता है, a के नीचे यहाँ 1 माना जाता है। a/ यहाँ पे 1 हो गया तो b/ यहाँ पे 3 हो गया, ठीक।
इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो ये 3a हो गया, ये 1b हो गया, ठीक। ये b इधर चला गया, a अपॉन यहाँ पे b हो गया, चाहो तो 3 को ना ले जाओ उधर, ठीक है। ये यहाँ पे 1/3 रहा, और इस अनुपात को हम तो ऐसा लिख ही सकते हैं। तो इतनी बातें आप समझ गए। अगर मैं कहूँ कि a इज इक्वल टू b इंटू 1/3 को a अनुपात b और 1/3 लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, अब जब मैंने आपसे इतना ही कह दिया कि जब a अनुपात b अनुपात को ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसा ही हम दूसरे को लिख सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा, b का भाग जो है वो c के 2/3 के है, ठीक। तो अब इसमें निकालो, क्या होगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो गया 3b, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 2c, क्लियर। इतनी बातें, 3b और 2c। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ तो b/c हो गया, 2/3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं ये कहूँ आपसे b अनुपात c इक्वल टू 2/3, कोई दिक्कत आपको, आप कहेंगे साहब कोई दिक्कत नहीं। इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए, जब इतनी बातें आपकी क्लियर हुई, तो अब यहाँ पे क्या बचता है हमारा, अब यहाँ पे हमारा बचता है केवल एक और लास्ट, क्या कि हाँ, b का भाग c कितने बराबर, लास्ट मतलब नहीं दिया, बस इतना ही दिया, a अनुपात b 1/3, b अनुपात c 2/3। अब आपको याद आ गया कि 6800 टोटल है, इसका हमें निकालना है, a c का अंतर निकालना। तो भाई a c का अंतर तो आप आसानी से निकाल सकते हो ना, कैसे निकालोगे। चलो देखो, मैं आपको बिल्कुल पहले वाले की तरह सवाल है, इसमें जरा सा भी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कैसे आप इसको करेंगे, देखिए, आपको इसने a अनुपात b बराबर 1/3 दिया था, ठीक है। और आपको यहाँ पे b अनुपात c इज इक्वल टू कितना दिया था, 2/3 दिया था, ठीक है। इतनी बातें दी थी। अब एक बात बताओ, अगर हम ये आपसे कहें कि a b c का मान कैसे निकालोगे, तो आपको अच्छे से पता है, 1 का गुणा 2 में करेंगे, ठीक है। 1 का गुणा 2 में, 3 का गुणा 2 में, और 3 का गुणा 3 में। तो मतलब मैं कहूँ a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 1 कम 2, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। इतना आपको क्लियर हो गया। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे a की वैल्यू इसमें नहीं दिखनी है, ठीक है, मैंने मान लीजिए आपको इतनी वैल्यू आपको दे दी। अब उसने क्या दिया है कि टोटल वैल्यू कितनी है, 6800, ठीक। ये तीनों अलग अलग हैं, तो इन तीनों की टोटल वैल्यू कितनी हुई, 9 6 15 और 16 17 रुपए हुई टोटल। ये कह रहा है आपसे 6800 उसकी कुल है, तो 6800 अपॉन 1700, 17 अनुपात में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 6800 के बराबर ही तो 1700 होगा ना, अनुपात में ये है, टोटल में आपको 6800 दिया है। जैसे अभी हम आपको बता रहे थे ना, 600 अनुपात इज इक्वल टू 6, बिल्कुल वैसा ही। तो 6800 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, 17, ठीक है। तो 6800 अनुपात कितना हो गया, 17, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि a और c का अंतर, मतलब a और c का अंतर, आप मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 9। क्या कह रहा, अंतर, तो 9 माइनस 2 कितना हुआ, 7। तो इसने अंतर पूछा, अंतर का गुणा कर दो 7 का। अब यहाँ पे निकाल लो, आप आराम से निकल जाएगा। 17 चौको 68, 2 0 आ गए, और 7 चौक 28, यानी कि 2800 हमारा क्या आ जाएगा, a और c के मध्य अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप ये सवाल समझ गए। बिल्कुल सिंपल है, पहले वाले की तरह करना है, दिखने में बस जितना बड़ा लग रहा था उतना ही ये सिंपल सवाल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से देखिए। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे ये आया, ठीक। क्या दिया है, हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। समानुपाती का देखो मतलब, देखो दो वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे। एक वर्ड आपको मिलता है समानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है समान, यानी कि इसके जस्ट इक्वल। मतलब अगर a दिया है तो a का समानुपाती b दिया, तो हम ऐसे लिखेंगे a इज इक्वल टू b। अगर कह दे इसका व्युत्क्रमानुपाती तो a इज इक्वल टू 1/b, ठीक है। ये अंतर होता है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, दो ही वर्ड आते हैं, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। तो समानुपाती मतलब इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना क्या कह रहा है। समानुपाती है, एक हीरे को 4 टुकड़ों में बांट दिया जाता है जिनका भार क्रमशः 1:2:3:4 है। ऊपर क्या दिया है, हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। मतलब जो मूल्य होगा वो हीरे का जो भार होगा उसका जो वर्ग होगा उसके समानुपाती, मतलब उसके इक्वल होगा, ठीक है। आपने कहा, फिर कह रहा है इसी हीरे को 4 टुकड़ों में बांट दिया जाता है
जिनका भार क्रमशः कितना कह रहा है, 1:2:3:4 है, ठीक है, में है, तथा टूटने से हीरे की कीमत में 1,40,000 रुपए की कमी हो जाती है। तो बताइए हीरे की टूटने से पहले कीमत क्या थी? ये बाद की कीमत है, ध्यान देना, ये उसका भार है। इसका भार अगर हमें ये दिया है तो एक बात बताओ, भार दिया, मूल्य हम निकाल सकते हैं ना, लेकिन जो मूल्य आएगा वो किस में आएगा, अनुपात में। तो उसी मूल्य के अनुपात को हमें इससे सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल है। तो देखो कैसे करते हैं इस सवाल को, ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। देखिए आपको क्या दिया कि हीरे की जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू कौन सी हुई, पहले की, ये भी ध्यान रखना, ये क्या है, भार के वर्ग के अनुपाती है, ठीक है, सॉरी भार के वर्ग के समानुपाती है, ठीक। एक 4 टुकड़ों में हीरा हो गया, 1 2 3 4 टुकड़ों में हीरा हो गया, ठीक है। अब भार उसने कितना बताया चारों टुकड़ों का, 1:2:3:4 बोला है, ठीक। अब अगर उसने भार इतना बोला है और मैं आपसे कहूं कि पहले का अगर मूल्य अनुपात में आप बताएं तो आप बता सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि क्या कह रहा, हीरे के भार का वर्ग का समानुपात, यानी कि 1 का वर्ग का अनुपात, 2 का वर्ग का अनुपात, 3 का वर्ग का अनुपात और 4 का वर्ग का अनुपात। इतनी बातें क्लियर हुई, यानी कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। अब मैं अगर आपसे ये कहूं तो मूल्य कितना निकलेगा, 1 ये निकलेगा, 4 ये निकलेगा, 9 ये निकलेगा और 16 ये निकलेगा। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेचने के बाद, ठीक है ना, बेचने के बाद या कहें टूटने के बाद जो इसकी कीमत है वो कितनी हो गई जाके, 16, 9, 25 और 5, 30 रुपए, ये बेचने के बाद की इसकी कीमत है, ठीक है। ये जब टूट गया 4 भागों में तब की इसकी कीमत है। हमें इसके पहले की कीमत निकालनी जो एक्चुअल इसकी प्राइस थी, ठीक है। वो एक्चुअल प्राइस कैसे निकलेगी, अब ये हमारी 30 रुपए इसकी कीमत आई वैसे, और कीमत में कटौती कितनी हो रही है, 1,40,000 की, 1,40,000 की कीमत में कटौती हो रही, ठीक। टूटने के पहले इसका भार कितना था, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। ध्यान से देखना, टूटने से पहले इसका भार कितना था, 10 ग्राम। टूटने से पहले कीमत कितनी थी हमें नहीं पता। अब एक बात बताओ, मैं अगर आपसे ये कहूं कि अगर ये टूट जाएगा, सपोज करो कोई 1 किलो का कोई वो है, मान लो 5 किलो का कोई एक बर्तन है, वो टूट गया, तो 5 भागों में टूटा, तो मैं क्या कहूँगा, उसका भार कम हो जाएगा कि 5 किलो ही रहेगा, 5 किलो ही रहेगा ना, मतलब भार में कोई कमी नहीं आती है। भार जो होगा वो सेम टू सेम वही होगा जो भार था। तो अब जब भार वही रहेगा तो जो भार अभी है टूटने के बाद वही भार पहले होगा। तो यही आपको लॉजिक लगाना है, जो भार अभी है वही भार पहले होगा। तो पहले भार क्या हो सकता है, कह रहा कि भार के वर्ग के समानुपाती। तो भार इस समय कितना है, 10, वर्ग का समानुपाती उस समय था, तो 10 का वर्ग कर दो, कितना आ गया, 100 रुपए, ठीक है। 100 ग्राम इसका एक तरीके का भार जो होगा वो मूल्य बन जाएगा, अर्थात 10 ग्राम के भार को अगर हम वर्ग में कर देंगे तो हीरे की हमारी पहले की मूल्य जो है वो पता चल गया कि 100 है, ठीक। अब एक बात बताओ, पहले इसकी कीमत 100 थी, ठीक, अब इसकी कीमत टूटने के बाद कितनी हो गई, 30। पहले कीमत इसकी 100 थी, टूटने के बाद कीमत कितनी हो गई, 30। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं तो नुकसान कितने का हुआ, 100 माइनस 30 यानी कि 70 रुपए का। 70 रुपए का नुकसान हुआ हमें अनुपात में। पैसे में कितने का हुआ, 1,40,000 का। तो किसके बराबर हो गया, 70 के, ठीक है। तो 1,40,000 अपॉन 70 के बराबर हो गया अनुपात में। पूछ हमसे क्या रहा है, पहले की कीमत बताओ, हीरे के टूटने के पहले की कीमत। पहले की कीमत अभी मैंने कितनी बताई, 100 रुपए। अगर बाद की कीमत पूछता तो 30 बताता। तो पहले की हमसे 100 पूछी, इंटू यहाँ 100 कर दो, ठीक है। 7 जीरो से ये जीरो कट गया, 7 दूना 14, ठीक है। 2 और यहाँ पे आपके 4 जीरो आ गए, ठीक। और एक ये 10 वाला जीरो आ गया। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 2 लाख रुपए कीमत थी हीरे की पहले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे अपना सवाल चेक किया जाता है। 2 लाख रुपए कीमत थी हीरे की पहले, लेकिन जब हीरा टूट गया तो उसमें 1,40,000 रुपए हीरे की कीमत टूटने से 1,40,000 से कम हो जाती है, ठीक है।
तो आप समझ गए कितने का नुकसान हुआ, लगभग 60,000 रुपये का नुकसान हो रहा है बंदे को। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर 60,000 आएगा आंसर, बिल्कुल आएगा। तो आप ये देखो 70 रुपये का नुकसान हुआ यहाँ पे अनुपात में हमारा, आप यहाँ 70 से निकाल लो, आंसर आपका आएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें ऐसे होती हैं, बिल्कुल ईजी ढंग से हमें करना होता है। वही होता है कि चीज़ें जब समझ में नहीं आती टफ लगता है। एक बार फिर से हम इस सवाल को आपको करा देते हैं। ठीक है, ध्यान से जल्दी से ध्यान से सुनिएगा। हीरा का मूल्य कितना दिया, भार के वर्ग के समानुपाती। ठीक, मान लीजिए इसका, और कहता है कि बाद में इसका टुकड़ा कितना हो गया, 1:2:3:4। अब बाद की कीमत इसकी कितनी हो गई टूटने की, इसका वर्ग कर देंगे तो 1:4:9:16। ठीक, पहले का भार यहाँ पे कितना था, पहले का भार था टोटल तो 10 था। एक बात बताओ, जब पहले 10 ग्राम था तो क्या भार में बदलाव आएगा, कोई नहीं आएगा। ठीक है, भार उतना ही रहेगा। तो पहले की कीमत कितनी हो जाएगी, 10 का वर्ग यानी कि 100। पहले की कीमत 100 हो जाएगी हमारी। ठीक, बाद की हमारी कीमत कितनी हो जाएगी, 16,9,25,4,30 और 16,9,25,4,29 और 1,30। ठीक है, बाद की कीमत 30। अब एक बात बताओ, पहले की 100 बाद की 30 यानी कि कितने का घाटा, 70 का। वैसे कितने का घाटा, 1,40,000 का। 1,40,000 का घाटा हुआ 70 के अनुपात में। कीमत हमें किसकी निकालनी, पहले की इंटू 100। शॉर्ट में ऐसे सवाल किया जाता है। ठीक है, इसको कट कर दिया, इसको कर दिया। अब देखो कितना छोटा सवाल हो गया। ऐसे ही आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, और जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे 10 से 5 बार आप जब देखेंगे ना, तो आपको ये चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएंगी। ठीक है, चलिए ये चीज़ें हो गई इतनी। अब देखते हैं अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। अगला क्वेश्चन ये देखिए आपके सामने आया, एक कार्यालय में पिछले साल की तुलना में इस साल की वेतन का अनुपात 4:5 है। मतलब पिछले साल अगर 4 था तो इस साल 5 हो गया। जबकि कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 7:5, मतलब पहले कर्मचारी 7 थे तो अब 5 हो गए, यानी कि कर्मचारी कम हुए हैं और वेतन क्या हुआ, बढ़ा है। ये तो नॉर्मली आप समझ गए ना कि 4 जो था उनका वेतन वो 4 से कितना हो गया, 5, लेकिन कर्मचारी 7 से कितने हो गए, 5। तो कर्मचारी जब कम होंगे तो यानी कि वेतन ऑब्वियसली सी बात है बढ़ेगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है यहाँ पे कि तो बताइए पिछले साल कार्यालय का वेतन पर खर्च कितना होता था, जबकि इस साल इनको 15,000 की बचत हुई है। मतलब पेमेंट बढ़ा देने के बाद भी इनको बचत हुई है, तो बताना है। बिल्कुल वैसा ही पहले वाला सवाल है, कोई बुद्धि कोई दिमाग आपको नहीं लगाना है। ठीक है, कैसे करोगे, देखो वही चीज लिखो, पिछला साल, ठीक है, अनुपात इस साल, ठीक है, इस वर्ष। ठीक है, आपने लिख लिया। वेतन कितना था इनका, पिछले साल वाले का 4 था, इस साल उसका 5 हो गया। ठीक, कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, 7 थी, अब कितनी होगी, 5। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये बुद्धि आप लगा लेना। यहाँ कर्मचारियों की संख्या दी है, 7 कर्मचारी अगर संख्या में हैं और उनका 4 वेतन है, ठीक है, तो टोटल उनका खर्च कितना आएगा, 28 रुपये। 5 कर्मचारी हैं और 5 उनका वेतन है, तो टोटल खर्च कितना आएगा, 25। ठीक है, तो हमारा खर्च अपने आप आ गया 28 × 25। ठीक है, सॉरी 28:25। इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए अब क्या कह रहा है कि पिछले साल से 15,000 रुपये कम दिए वेतन में, कब दिए, इस साल कम दिए। मतलब इस साल इसको कितनी बचत हो रही, 15,000 की। तो एक बात बताओ, इस साल जब 15,000 की बचत हो रही, अनुपात में कितने की बचत हो रही, 28 - 25 यानी कि 3 की। तो अब आपको तो पता है ना 3 किसके बराबर हो जाएगा, 3 हमारा बराबर हो जाएगा 15,000 के। ठीक है, और जब 3 15,000 के बराबर हो जाएगा तो 1 अनुपात बराबर कितना आएगा, 5,000। 1 अनुपात बराबर जब 5,000 आ रहा है, तो अगर अब मैं आपसे ये कहूं कि पिछले साल जो था टोटल वेतन पे कितना खर्च हुआ, तो आप मुझे बता सकते हैं कि 5,000 साहब जब अनुपात में है आपका, और उस समय जो पिछले साल जो हमारी संख्या थी वो कितनी थी, 28 थी, तो इंटू 28 कर देंगे। इस साल कितना खर्च हुआ, तो 25 कर देंगे। ठीक है, और जब इस साल और इस उसमें आप करोगे तो कितना आपका निकल के आएगा, देखो मैं आपको गुणा करके बताता हूँ। ठीक है, 28 × 5,000। कुछ बच्चों को लग रहा हो सर 5,000 को गुणा कैसे होगा, तो कुछ भी नहीं, 3 0 ऐसे रहने दो, 5 का गुणा करो, 8 × 5 = 40, 5 दूना 10 और 4 14। ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, यानी कि 1,40,000 पेमेंट है, कब, इस साल, सॉरी पिछले साल उसने वेतन पे खर्च किया। इस साल कितना किया,
25 इंटू 5000, ठीक, 0005, 5 दूना 25 और 5 दूना 10, 2 12, ठीक है। 1,25,000 इसने वैसे खर्च किया इस साल, तो बचत कितनी की हो रही दिख नहीं रहा है, 1,25,000, 1,40,000, 15,000, हाँ क्या आंसर, ठीक है ना। देखो कैलकुलेशन चाहिए, मैथ की खूबी है कैलकुलेशन, रीजनिंग की खूबी है दिमाग, ठीक है। और जितना फास्ट कैलकुलेशन होगा सवाल उतनी जल्दी सरल आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतने ज़्यादा सवाल हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपसे, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखना है इसको, ज़्यादा इसमें बुद्धि मत लगाइए। पिछले वर्ष ए तथा बी की आय का अनुपात 8:9 था। पिछले वर्ष तथा इस वर्ष की उनकी आय का अनुपात क्रमशः 2:3 व 3:5 है। तो बताएं कि 72,000 रुपए में से ए तथा बी की राशि कितनी कितनी होगी। बिल्कुल वही सवाल है, जरा सा भी इसमें अपना दिमाग अलग से नहीं लगाना है। क्या कह रहा, ए अनुपात बी दिया हुआ है कि पिछले वर्ष ए तथा बी की आय का अनुपात 8:9 था, ठीक है, 8:9 था कब, लास्ट ईयर, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए फिर क्या कह रहा, पिछले वर्ष तथा इस वर्ष की उनकी आय का अनुपात, पिछले वर्ष तथा इस वर्ष की उनकी आय का अनुपात क्रमशः 2:3 व 3:5 है, ठीक है। यानी कि ए का जो पिछला साल है उसका अनुपात इस वर्ष की जो आय है उसका अनुपात का कितना, 2:3 है, ठीक है। ये इतनी बातें क्लियर हुई। फिर कह रहा है आपसे कि बी का जो है वो कितना है, ये तो ए का निकला, बी का जो है बिल्कुल ऐसा ही बी का निकलेगा, 3:5 है आपका, ठीक। तो बताएं 72,000 रुपए में से ए तथा बी की राशि कितनी कितनी होगी। मतलब अगर मैं 72,000 रुपए कहूँ तो उसमें दोनों का हिस्सा कितना आएगा, इतनी बातें हमें बतानी है। अब एक बात मुझे बताओ, ठीक है, क्या पहले कितनी थी, 8:9 थी, यानी पहले ए की इनकम कितनी थी, 8, ठीक है। यहाँ पे कितनी है, 2, ठीक है ना, यहाँ पे कितनी है, 2। अब 2 को हमें 8 अगर बनाना है तो कितने का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे। यहाँ पे अगर 9 है और ये हमारी यहाँ पे 3 दी हुई है, इसको हमें बनाना है, बराबर करना है, तो कितने का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। तो अब इनको आप निकालिए, 4 दूना 8 अनुपात 4 3 12, 3 त्रिका 9 अनुपात 5 3 15, ठीक है। मतलब वहां पे क्या दिया था, एक साथ दिया था 8 और 9, यहाँ पे उसने अनुपात में दे दिया कि ए की जो है पिछले वर्ष और इस वर्ष की आय, ठीक है, 2:3। यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, देखो मैं फिर से यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसने क्या दिया है, लास्ट ईयर आपको 1 दे दिया, ठीक है। लास्ट ईयर में उसने कहा ए की जो आय है वो 8 है और लास्ट ईयर में जो बी की आय है वो 9 है, ठीक। फिर यहाँ पे सवाल में क्या किया है कि पिछले तथा इस वर्ष, यानी कि लास्ट और करंट ईयर, ठीक है, इसकी आय का अनुपात उनका कितना है, यहाँ पे 2:3 है, ये ए का, और बी का कितना है, 3:5 है। समझ गए हो, ये इसका मतलब यहाँ पे है कि लास्ट और करंट का, ठीक। अब लास्ट कितनी थी पहले, आप बताओ, लास्ट पहले थी 8, ठीक है, यहाँ पे कितनी है, 2, तो हमें इसको बराबर करना पड़ेगा ना, इसको ही बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 3 का किया ताकि ये 9 हो जाए, तो 9 अनुपात यहाँ 15 हो गया। यहाँ पे हमने बराबर में किया किसका, 4 का, तो 4 दूना 8 अनुपात 12 हो गया, ठीक है। तो ये लास्ट और करंट का आपका अनुपात आ गया। इतनी बातें यहाँ तक क्लियर हुई। चलिए, जब इतनी बातें आपकी क्लियर हुई तो आप मुझे ये बताइए कि ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, अनुपात में कितने का चेंज आ रहा है, ए का अनुपात कितना हो रहा, 12 अनुपात, बी का कितना हो रहा, 15 अनुपात। इस वर्ष का मतलब कितना हो गया, इस वर्ष का मतलब हो गया ए अनुपात बी इज इक्वल टू 12:15, ठीक है। तो 12:15 जब इस वर्ष हुआ तो इनका अनुपात एक तरीके से मैं अगर 3 से डिवाइड करो तो 3 चौको 12, 53 15, 4:5। इस वर्ष इनकी दोनों की आय का अनुपात हुआ जाके 4:5, यानी कि 5 और 4 कितना हो गया, 9, ठीक है। टोटल इसमें 9 आ रहा, पैसा हमारे पास कितना था, 72,000, ठीक है। इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो 72,000 9 के बराबर हो गया, तो कितना आ गया आपका यहाँ पे बताइए, 9 8 72, 8,000।
यानी कि 1 अनुपात बराबर अगर 8000 आ रहा है, अब A की अगर आपको अलग से निकालनी है तो 4 × 8000 कर दो, B का निकालना है तो 5 × 8 कर दो, आपका निकल आएगा 32,000 और 40,000। ठीक है, दोनों के मध्य का अंतर आपका 8000 आ जाएगा। थोड़ा सा टफ सवाल है, नहीं समझ में आया एक दो बार वीडियो को पॉज करें, फिर से समझ जाएंगे। फिर भी नहीं आता है तो स्किप कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बार हम फिर से आपको समझा देते हैं ताकि कोशिश करते हैं। देखो मैथ यही होती है, अगर बचपन से आप पढ़े नहीं होते ना तो एक बार में जल्दी से समझ में नहीं आती है। ठीक, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसने क्या दिया था, लास्ट ईयर ए की जो इनकम थी उसका अनुपात था 8, बी की जो इनकम थी वो थी 9। ठीक है, यानी कि हमें 8 और 9 बनाना ही बनाना है। अब इसने क्या बताया, अगली कंडीशन, लास्ट ईयर और जो करंट ईयर है इस वक्त, इनमें ए की आय का अनुपात कितना हो गया, 2:3। ठीक है, बी की आय का अनुपात कितना हो गया इसमें, लास्ट अपॉन करंट। ठीक है, इसका इसने बताया कितना आपका, 3:5। आप बताओ कि लास्ट ईयर ए की कितनी थी, 8 थी। इस लास्ट ईयर यहाँ पे 2 दिखा रहा, लास्ट ईयर वहां 8 थी, यहाँ पे 8 दिखा रहा, तो अंतर हुआ ना। तो 2 को हमें 8 में बनाना, तो 2/3 में × 4 का गुणा। ठीक, 3 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे थी, इसको इक्वल करना है, 3 × 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9/15 हो गया, 8 अनुपात यहाँ पे कितना हो गया, 12। 12 ये 15 ये हमें इस साल की निकालनी है। ठीक, तो इस साल ए की कितनी इनकम है, 12, इस साल बी की इनकम कितनी है, 15। दोनों के अगर हम टोटल इनकम का अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 × 3 = 12, 3 × 5 = 15, यानी कि 4 और 5 यानी कि 9। ठीक है, 9 आ रहा है ए और बी का अनुपात में। टोटल कितना है, 72,000, तो 8,000 वैसे आ गया, बाकी आपको पता है। ठीक है, चलिए ऐसा ही एक सवाल और करते हैं, शायद आपको तब समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए एक सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा टफ है, मतलब कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा है, करा देते हैं ताकि सवाल कवर हो जाए, हमारा लगे कि हाँ हमने सारे सवाल किए। ये आपके सामने सवाल है, 900 मतलब 9,900 या कहें कि 9,900 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी का भाग अन्य दोनों के सम्मिलित भाग का 2/7 है तथा सी का भाग अन्य दोनों के सम्मिलित भाग का 3/8 है। अन्य दोनों मतलब कौन, ए बी होंगे या ए सी होंगे। तो तीनों का अलग अलग हिस्सा ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल साधारण सा, बस आपको कैलकुलेशन आती है तो सवाल कर लेंगे। कैसे, आपको क्या कह रहा है, टोटल हमने कितना दिया है, 9,900 यानी कि 9900। ठीक है, बी का क्या कह रहा, भाग जो है वो क्या है, बी का भाग अन्य दोनों के सम्मिलित भाग का, अन्य दोनों के सम्मिलित भाग मतलब a/c का, a + c का कितना, 2/7 है। अब एक बात बताओ, इसको पहले सॉल्व कर लो ताकि दिमाग एक खत्म हो जाए यहाँ से। ठीक है, चलो एक और पहले लिख लेते हैं। c का भाग कितना है, अन्य दोनों भाग के, अन्य दोनों भाग का मतलब a और b के कितना, 3/8। ठीक है, तो अब इनको हम सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी आपको इतना तो आता ही होगा सॉल्व करना। एक बात बताओ, ये बटे में 7 है तो 7 उधर चला गया तो कितना हो गया, 7b = 2 का गुणा इसमें करो तो 2a प्लस यहाँ पे कितना हो गया, 2c। ठीक है, इतनी बातें हो गई, 2a + 2b 2c हो गया। ठीक, यहाँ पे अगर हम निकालें तो इसका कैसे निकलेगा, आपको 8c यहाँ पे आपका आ जाएगा। क्लियर, 8c के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3a + 3b। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 7b = यहाँ पे हमारा आ रहा है 2a + c, और यहाँ पे मैं कहूँ 8c = आ रहा है 3a + b, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, जब इतनी बातें अब आप समझ गए, अब मैं अगर आपसे एक चीज़ और कहूँ, थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं। जैसे ये b है, ये c है, इसको bc में ही केवल लाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये b अगर यहाँ पे हमने सिंगल इसे रखा तो यहाँ पे 7 नीचे गया तो 2/7 और a + c ये रहा। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ आपसे कि इसको मैं b अनुपात यानी कि ये a + c यहाँ ले जाऊँ, a + c = कितना लिख सकता हूँ, 2:7 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पहले आपने पढ़ लिया था। ठीक है, ये a + c इधर गया, 2:7 ये हो गया। ठीक, ऐसा ही अगर मैं यहाँ पे करूँ, ठीक, क्या करूँ कि c ये जो है और अनुपात में कितना आ जाएगा, a + b आ जाएगा। क्लियर, = अगर मैं 8 यहाँ पे कर दूं तो 3:8 आ जाएगा। यानी कि 2 इक्वेशन हमें पता चल गई कि a + bc और bc का मान। ठीक,
इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, जब इतनी बातें समझ गए तो अब आपसे क्या कह रहा है, तीनों का अलग अलग हिस्सा ज्ञात करो। ठीक है, तो तीनों का अलग अलग हिस्सा ज्ञात करना तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे अभी हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये मुझे बताओ, इसको रुको 1 मिनट, इसको कट करते हैं। इतना तो आपको पता ही चल गया। अगर मैं कहूँ इक्वेशन एक हमने आपको क्या बताई थी, सॉरी, हाँ, हमने एक इक्वेशन आपको क्या बताई है कि C अनुपात A प्लस B इज इक्वल टू कितना है, 3:8 है। ठीक, टोटल में कितना हो रहा है, 11। ठीक, यहाँ पे कितना है आपका B अनुपात A प्लस C इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 2/7। अब हमें अगर इसको इक्वल करना है, ठीक है, ये कितना हो रहा है, 9, तो ये ऊपर 11 है, ये 9 है। अगर हमें इसको बराबर करना है तो क्या करेंगे, बराबर करने के लिए सीधे से वही पुरानी वाली बातें जो हम लोग ऑलरेडी करते आए हैं, क्या कि इसमें हम कितने का 9 का गुणा कर दें, यहाँ पे हम कितने का 11 का गुणा कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो C अनुपात A प्लस B, ठीक, इज इक्वल टू 9 त्रिक 27 प्लस 9 8 72। यहाँ पे B अनुपात A प्लस C इज इक्वल टू 11 दूना 22 प्लस 11 से 77। इतना हो गया। ठीक है, अब जब इतना हो गया, अब अगर मैं आपसे कहूँ ये बराबर हो गया ना, मैं आपसे कहूँ C की वैल्यू कितनी आई, 27। पहले वाले सवाल आपने किए हैं फर्स्ट क्लास, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसा अनुपात में दिया होगा, भाई मैंने आपको क्या बताया था कि A अनुपात अगर B दिया है 1:2, तो A का मान कितना हुआ, A, B का मान 2, तो वही बात है सिंपल। C इज इक्वल टू कितना हो गया, 27। ठीक है, B इज इक्वल टू कितना हो गया, 22, ये आप 22 देख रहे हो। A प्लस B इज इक्वल टू कितना हो गया, बताइए, 72। ठीक है, A प्लस C इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 77। ठीक है, अब आप एक काम करो ना, आपको C की वैल्यू दी है, ठीक है, तो C की वैल्यू A वाले में रख दो यहाँ पे, तो A प्लस 27 इज इक्वल टू 77 हो गया, तो 27 इधर जाएगा, 77 में घटा दो, तो A इज इक्वल टू कितना हो गया, 50 आपका। ठीक, B आपको निकाल, B यहाँ पे दिया है, ठीक है, B से आप चाहे निकाल लो, तो यहाँ B को रख दोगे तो यहाँ 72 माइनस 22, तब भी यहाँ पे A की वैल्यू 50 आएगी। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ A की वैल्यू कितनी आई आपकी, 50, B की वैल्यू 22, ठीक है, C की वैल्यू आपकी कितनी, 27, तीनों की वैल्यू अलग अलग दे दी है। अब एक मुझे बुद्धि बताओ कि तीनों की वैल्यू जब हमें अलग अलग दे दी है, A की हमें 50 दे दी है, B की हमें 22 दे दी है, C की हमें 27 दे दी है, ठीक है, इतनी दे दी है, तो आप हमें इतना बताइए कि ये तीनों का अनुपात जब हम जोड़ेंगे, अनुपात में है ना, तो कितना हुआ, 7 2 9 5 4 9, 99। ठीक है, टोटल हमें कितना दिया है, 9900, तो अनुपात में कितना हो गया, 100। ठीक है, अब आपसे अगर मैं ये पूछूं कि A का कितना पैसा होगा, तो A इज इक्वल टू 40 इंटू 100, 5000। ठीक, B इज इक्वल टू 22 इंटू 100, 2200। ठीक है, C इज इक्वल टू अगर मैं कहूँ 27 इंटू 100, 2700। तीनों को जोड़ लो, क्या 99 आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है सर, 7 2 9 4 4 8 और 5 9 आपका हो गया। ठीक है, 5 4 9 ही हो गया और 7 2 9। ठीक, तो ऐसे आपका सवाल हो गया। क्लियर, तो इस तरीके से आपने इस सवाल को काफ़ी आसानी से कर लिया। क्लियर हो गया। चलिए, इस तरीके से हमारे सारे अनुपात वाले सवाल कंप्लीट हो गए, आय व्यय वाले सवाल कंप्लीट हो गए। अब कुछ सवाल आपसे यूपीएससी इंडिपेंडेंट रूप से पूछती है, क्या कि समानुपात क्या होता है, मध्य अनुपात क्या होता है और तृतीय अनुपात क्या होता है। तो इन तीनों का एक एक सवाल देख लेंगे, आप आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना होता है, देखो, आपको मान लीजिए एक सवाल दे देगा 2:3 और ये समान, ये 4 जो बिंदी होती है ना, समानुपात होती हैं, अनुपात इंटू एक्स। आपसे पूछेगा समानुपात, इस एक्स की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, समानुपात क्या कहता है, समानुपात कहता है कि ये दो बाहरी पदों का गुणनफल इज इक्वल टू आंतरिक पदों का गुणनफल, यानी कि 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 6, यानी कि 2x इज इक्वल टू 18, यानी कि x इज इक्वल टू 9। क्यों, 2 9 18। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, समानुपात कैसे चेक हुआ, 2:3 और ये समानुपात 6 कितना आएगा, x की जगह 9 आ जाएगा। समानुपात का फार्मूला ये कहता है कि जो ये आंतरिक पद हैं, इनका जो योग होगा 9 हुआ, उसका बाह्य पद जो होगा उसी के बराबर होगा।
समझ गए, इसको बोलते हैं समानुपात। ठीक, अगर आपको ऐसी वैल्यू दे दे तो आप आसानी से निकाल लेना कि बीच का जो गुणनखंड होगा वही बाहर का इक्वल होगा, तो इसलिए ये करने की भी जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो इनका जो गुणनखंड होगा वही बाहर वाला होता है, मतलब 6 त्रिक 18 इक्वल टू 2x, यानी कि 6 3 9 अगर हम यहाँ जोड़ दें तो हमारा अंतिम पद ही आ गया। ठीक, अब आपको अगर क्वेश्चन ये दे दे कि 4 व 9 के मध्य अनुपात क्या होगा, 4 व 9 का मध्य अनुपात क्या होगा, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मान लो दे दे। ठीक है, सपोज कीजिए, मान लीजिए इसको हम हटाते हैं, हाँ इसको हमने हटा दिया, और आपको मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया है कि 4 व 9 के मध्य, 4 व 9 का मध्य अनुपात क्या होगा। ठीक है, मध्य का मतलब क्या होगा, बीच में, तो 4 ये हमने किया, 9 हमने ये किया, इनका मध्य का मतलब ये x, ठीक है, यहाँ पे ये x, ये कहना चाह रहा कि मध्य अनुपात क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, वही बात, बाह्य पदों का गुणनखंड इंटू आंतरिक पदों का, तो 9 इंटू 4 इज इक्वल टू x इंटू एक्स, 9 चौको 36, और यहाँ पे कितना हो गया एक्स स्क्वायर, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये स्क्वायर में है 36 तो 6 हो गया। ठीक है, कैसे होगा ये आपको अच्छे से पता है, रूट लग जाता है, जब स्क्वायर हटता है तो यहाँ रूट लग गया, और फिर 36 का वर्ग निकालोगे तो 6 36 होता है, तो x इज इक्वल टू ये आपका 6 आ गया। अब x इज इक्वल टू 6 आ गया, तो 4 अनुपात 6 अनुपात समानुपात 6 9। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, इसका क्या मतलब हुआ, यही होता है आपका आंतरिक पदों का गुणन इज इक्वल टू बाहरी पदों का गुणन। ठीक है, तो ये हो गया मध्य अनुपात, ऐसे आप निकाल लेंगे। बहुत रेयर क्वेश्चन पूछता है तो आप बस बता दे रहा हूँ ताकि अगर आए तो आप अच्छे से कर लें। फिर अगर आपसे पूछ दे 4 और 6 का तृतीय अनुपात क्या होता है, ठीक है, तो इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं, 4 अनुपात 6, ठीक है, समानुपात 6 और ये x, ठीक है, इसका आपको तृतीय अनुपात निकालना है, तो 4 इंटू यक्स इंटू 6 इंटू 6 यानी कि x इंटू 36 अपॉन 4 यानी कि 9। ठीक है, वही आंसर आया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सवाल कर लिया। मतलब अगर हम आपसे ये कहें कि जो मध्य अनुपात होता है वो प्रथम और दूसरी संख्या, ठीक है, का जो अनुपात होगा वही अनुपात दूसरी व अंतिम संख्या का होगा। ठीक है, मध्य अनुपात मैंने आपको पढ़ाया था ना, अभी क्या पढ़ाया था कि 4 अनुपात x अपॉन 9, ये पढ़ाया था कि इनका मतलब हुआ प्रथम व दूसरी संख्या, यानी कि 4 अनुपात 6 निकल कर आया, 4 अनुपात यहाँ 6 निकल कर आया था। ठीक है, इज इक्वल टू जो बाहरी संख्या है मतलब दूसरी व अंतिम संख्या का मतलब 6 अनुपात 9 इसी के बराबर होगा। जैसे देखो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, 2 3 6। ठीक, तो इस तरह से आप समझ गए। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तृतीय अनुपात का मतलब होता है 4 अनुपात 6 का जो अनुपात है, यानी कि 2 अनुपात 3, वही अनुपात उस संख्या का 6 से होगा। ठीक है, तो आसानी से आप कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा आज जो मैथ का पोर्शन है उसमें हमारा डे 3 कंप्लीट हो गया। अब हम अपने डे 4 में प्रतिशत को पढ़ेंगे। प्रतिशत पढ़ते हो ना कि 150 नंबर हैं, है ना, 150 नंबर उसको मिले हैं, कुल उसमें 600 नंबर थे, तो प्रतिशत में बताएं। मान लो 600 नंबर का पेपर है, उसको 150 नंबर मिले हैं, तो अर्थात उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो इसको कैसे करना होता है, तो 600 अपान, हम लोग इसमें क्या करते हैं 150 अपान 600 इंटू 100 करते हैं। ठीक है, और फिर इसी से हम निकालते हैं। क्लियर कि हाँ 25% इसका आंसर है। तो इसको हम कैसे मतलब एक तरीके से रेशियो से करेंगे ये आपको बताएंगे। ठीक है, ये तो नॉर्मल तरीका है परसेंटेज वाला निकालना, लेकिन हम इसको रेशियो से करेंगे। ठीक है, उसमें क्या कुछ वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने डे 4 में नए टॉपिक परसेंटेज प्रतिशत के साथ। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पैंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए। जय हिंद, जय भारत।